everyone, welcome back to another episode of Kuch Unfiltered Baatein. Today we have a very special guest who is a dentist, a writer, a radio jockey. I know you must be thinking how one person can do it all. But yes, we have Amir Azhar, who has proved that you can do everything in one life. So we'll be knowing much about him. So first of all, welcome to our Thank studio. you for inviting me, Sharika. Thank you so much. It's immense pleasure to have you, sir. I'm happy to be here. So, as we all know you by Urdu Daan, because sitting in Delhi, knowing you from Bhopal, so Urdu Daan was a fame for you. तो हम वहीं से शुरू करते हैं इस conversation को. So, how Urdu Daan started? उर्दू दान ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैं खुद राइटिंग करता था. ऑब्वियसली आई वाज अ पोएट, आई स्टिल एम अ पोएट. तो उसके साथ साथ मुझे लगा कि मुझसे बेहतर कलाम लोगों ने पहले लिखा हुआ है, चाहे वो तक़ी मीर से लेके गालिब और दाग और मॉडर्न एरा में भी बहुत सारे लोग हैं. तो जो मुझे पसंद आता था वो मैंने बस पढ़ना शुरू किया. एंड दिस वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन इन 2020. तो अप्रैल की बात है ये. धीरे धीरे जस्ट पिक्ड अप एंड लोगों ने पसंद किया. एंड टुडे इट इज़ व्हाट इट इज़. यस, एंड it's just 2 years or 3 years maybe, and it is loved by lakhs of people. And not only India, across the borders also I can see your followership. खुदा का शुक्र है, काफी लोगों ने पसंद किया है all over the world. And this is the beauty of art, I can say. So as you mentioned that you were a writer also, you are a writer. So what kind of poetry or writings you do? मुझे सबसे ज़्यादा तो गज़ल का ही शौक़ है. अच्छा, गज़ल कहने का. गज़ल ही मेरी महबूबा है, पहली महबूबा है. अच्छा. नज़्म मैं इतनी नहीं कहता. गज़ल भी मैंने पहले ऑब्वियसली जब लोग शुरू करते हैं तो उनको गज़ल के रूल्स वगैरह इतने नहीं पता होते. लेकिन वक्त के साथ साथ फिर मैंने भी सीखे. और बंदा तो हमेशा सीखता ही रहता है. तो मैं भी ऑब्वियसली आई थिंक एक तालिब इल्म ही हूँ. लेकिन हाँ, अब यह है कि कहीं कहीं जाके पढ़ते भी हैं, कुछ लिखते भी हैं, सुनाते भी हैं. लेकिन वो अपनी जगह मौजूद है कि उर्दू दान पे जो अच्छा कलाम जो है वो लोग सुनते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट भी आती हैं. उसके साथ एक पॉडकास्ट भी है एक्चुअली, एक ऑडियो पॉडकास्ट. कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट योर पॉडकास्ट? एक्चुअली ये पेज उस पॉडकास्ट के साथ ही शुरू हुआ था. तो मैंने पॉडकास्ट इसलिए रखा था कि इस पे क्योंकि कलाम लंबा होता है, कभी कभी 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और आजकल लोग 30 सेकंड से ज़्यादा लोग सुनना नहीं चाहते. तो उसमें फिर वो एक ट्रेलर बन जाता है कि अगर आपको ज़्यादा सुनना है तो आप पॉडकास्ट पे जाके सुनिए. और स्पॉटिफाई वगैरह पे भी लाइक मोर देन 10,000 पीपल आई थिंक जो सुनते हैं. तो ठीक है, उस पर रिक्वेस्ट वगैरह भी आती हैं. उसमें ज़्यादा मज़ा आता है एक्चुअली. लोगों के मेल्स आते हैं. फ्रॉम रिसेंट एक मेल आया था, जर्मनी से आया था मेरे पास. उन्होंने कहा था आप ये पढ़िएगा. ये they keep on suggesting you, maybe they love your voice और आपका अंदाज बहुत मुख्तलिफ है. I think so, माशाल्लाह. हाँ, नहीं, बहुत अच्छा है. I saw all those comments related to your voice और आपके अंदाज की वजह से, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो डिफरेंट है. तो I just wanted to know, मतलब इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू कि आपने ऐसा कुछ मतलब फॉर्मल एजुकेशन किया है, लाइक वॉइस मॉड्यूलेशन या एजुकेशन तो मेरी बहुत ही डिफरेंट है. एजुकेशन तो मेरी ग्रेजुएशन डेंटिस्ट्री की थी. या आई टोल्ड इन इंट्रोडक्शन. तो वो आपने बताया ही है. उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स जो है वो हिस्ट्री में किया. अभी मेरी पीएचडी चल रही है हिस्ट्री में. और इसमें ऐसा हुआ कि बस बचपन से मुशायरे वगैरह हम लोग सुनते थे. अब्बा प्ले करते थे या और भी कहीं जाते थे तो मुशायरे सुनते थे. और फिर जैसे ये एक्टर्स थे, जैसे नसीरुद्दीन शाह हुए या अमिताभ बच्चन हुए या ज़िया मोहिउद्दीन हुए जिनका भी रिसेंटली इंतकाल हुआ. तो इन लोगों मेरा अपने आप जो है वो ध्यान जाता था इन लोगों की तरफ कि किस तरह कह रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं. तो मैंने शायद उस अंदाज को कॉपी करने की कोशिश की या उसको अपने अंदर ढालने की कोशिश करी. सबकॉन्शियसली आल्सो. और वो सबकॉन्शियसली भी हो जाता है. सही है, सब कुछ आप नहीं करते. हाँ, द काइंड ऑफ कंटेंट यू टेक कंज्यूम. जी हाँ, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू कंज्यूम. And follow Urdu Daan. Or that, yeah. Yes. So अभी आपने mention किया dentistry, like I'll say it's a wild decision in my vocabulary. Everybody does. हाँ, like from a doctor, which is very stable. Yes. And now you are, I guess, radio jockey. Very unstable. It is unstable. I can say that. It is not that stable maybe, और maybe कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत मतलब ज़्यादा हैं और वैकेंसीज कम है, ओपनिंग्स कम है. आर्ट्स मुश्किल होता है. तो आप आर्ट्स मुश्किल, तवील सफ़र होता है और पता नहीं है मंजिल कहाँ है. बिल्कुल. तो मतलब कैसे आपने ये डिसीजन लिया? What was your family's reaction? Family तो obviously they were very like flabbergasted I would say कि ये आप क्या करने जा रहे हैं. लेकिन उनको भी पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें था नहीं. मैंने बस कर लिया, डिग्री भी फिनिश कर ली.
और उसके बाद 1-1.5 साल प्रैक्टिस भी किया, लेकिन आई वॉज नेवर एबल टू एन्जॉय इट। तो और साथ साथ ये चलता ही रहता था। तो शायरी का मुझे पता था कि इससे कमाई तो नहीं हो पाएगी। Exactly. लेकिन द मोमेंट आई फाउंड कि नहीं, शायरी के अलावा आई हैव दिस वॉइस ओवर थिंग या दिस नरेशन थिंग दैट कैन एक्चुअली वर्क, एंड इट डिड वर्क। फिर फॉर मे बी उर्दू दान के 1.5 साल बाद आई गॉट अ जॉब एट अ रेडियो स्टेशन। तो वहाँ पे आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग टू वर्क ओवर देयर। तो इस तरह काम बन गया। तो डेंटिस्ट्री का छोड़ना भी जो है वो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो गया, वरना हो सकता था कि मैं वापस डेंटिस्ट बनने की कोशिश करता। तो हाँ, लेकिन एक पिछली जनरेशन में बात थी, डिग्री करने के बाद सुनते थे घर वाले, पहले मतलब वो नहीं सुनते थे, उन्हें लगता था पढ़ाई से बच रहा है बच्चा। हाँ हाँ, अगर आर्ट्स लेने को आप बोलते, दिस आई हैव ऑब्जर्व्ड विद मी आल्सो ना, तो मे बी वो प्रेशर रहा हो आप पे कि पहले बन जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं उसके बाद। पहले वो नहीं, डिग्री की भी बात है, वो प्रोफेशनल डिग्री जिसको वो कहते हैं ना, कि वो टेक्निकल एजुकेशन, ये वो उस पे जनरली भी आज भी मुझे लगता है हो सकता है अब थोड़ा चेंज हो गया हो, लेकिन जब मैं 12th से निकला था आज से 10-15 साल पहले, तो उस वक्त तो बहुत जोर था कि आपको इंजीनियरिंग ही करना है या डॉक्टर बनना है। उन्हीं को डिग्री माना जाता है। उन्हीं को डिग्री मानते हैं। बाकी कुछ चीज जो है वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, ऐसे कुछ हो नहीं सकता। मतलब आपका दिल नहीं लगता था पढ़ाई में, इसलिए आपने लिया है। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो है, ये अभी चेंज हो गया है। लाइक अभी 95 और 96% वाले बच्चे भी आर्ट्स परस्यू कर रहे हैं। हाँ। पहले आर्ट्स वो करता था जिसका एडमिशन नहीं होता था साइंस में। अब वो क्रिएटर इकोनॉमी वगैरह भी आ गई है ना, तो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं आप। तो वो भी एक अच्छी चीज है, इन्फ्लुएंसर। जी, तो अभी मतलब आप फुल टाइम रेडियो जॉकी है अभी? हाँ, मैं रेडियो जॉकी हूँ। हाउ इट इज गोइंग? लाइक उसमें मैंने काफी कुछ सीखा मुझे लगता है, क्योंकि उससे पहले तो मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थी शो नहीं। यू होस्ट इफ वी आर? मेरा शो 2-3 तरह के शोज में कर चुका हूँ। तो एक शो मेरा आफ्टरनून शो था, जो मेरी तबीयत के मुताबिक भी था कि आराम से सो के जा रहे हैं, उठ के आराम से शाम की बातें कर रहे हैं, जैसी शाम में बातें होती हैं, सुस्त सी बातें। फिर अंटिल रिसेंटली मैं वही करता रहा। फिर कुछ वक्त से मैं एक मॉर्निंग शो कर रहा था, और अब टू बी लाइक ऑनेस्ट विद यू, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से भी बहुत कुछ मैंने सीखा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे उर्दू दान हुआ या और भी इस तरह की ऑनलाइन ऑप्शंस हुए और वॉइस ओवर्स हुए, इस तरह की चीज़ें, मैं इवेंचुअली आई वुड लव टू डू अ फ्रीलांस थिंग, लाइक हाँ, फुल टाइम। हाँ, yes, creating your own brand is own happiness, brand, basically. क्रिएटिविटी में वो जो एक स्पेस चाहिए होता है, मुझे नहीं लगता आप किसी इदारे से जुड़ के आपको वो मिलेगा। हाँ, क्योंकि सबके, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, सबके अपने अपने उसूल होते हैं। बिल्कुल, और हाँ, बिल्कुल। जो ज्यादा क्रिएटिव इंसान होता है वो परेशान हो जाता है। नहीं, वहाँ भी मेरे साथ भी ऐसे जॉक्स भी हैं, और मैंने और भी लोग देखे हैं जो बहुत मुतमईन है कि जो हम कर रहे हैं वो काफी है। हाँ जी, मैं रोबोटिक भी नहीं कहूँगा उनको, क्रिएटिव वो भी हैं, लेकिन उनका क्रिएटिव आउटपुट जो वहाँ पे निकलता है वो उससे मुतमईन है। हाँ, दे आर हैप्पी विद दैट, दे डोंट वांट मोर देन दैट। या फिर उनको ये नहीं चाहिए कि मेरा ब्रांड हो, ऐसा। वो सबके अपने अपने शौक है, तो मेरा भी शौक है, तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और समटाइम्स क्या आप अपना नहीं निकाल पाते हो जो अंदर है, मतलब जिस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, मे बी आप जिस जगह से जुड़े हुए हो वहाँ उस कंटेंट की वो ऑडियंस मौजूद ना हो। बिल्कुल। क्योंकि हाँ, लाइक अगर आप मेजर स्विच देखते होंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, मतलब आई ऑब्जर्व दैट बहुत स्विच है ऑडियंस में, बहुत डिफरेंस है। जी। तो जैसे आपने बताया कि आपका एक पॉडकास्ट है और आप ये चैनल्स हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट यू क्रिएट और सिमिलर? हाँ, आई थिंक देयर इज अ क्वाइट अ गुड वैरायटी ऑफ कंटेंट दैट आई क्रिएट। वो मेरे ख्याल में अगर लोग जाके देखेंगे तो और बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन आई ट्राई टू कीप इन माइंड के कई तरह के लोग जो हैं वो इसको आके देखते हैं, आके सुनते हैं। पॉडकास्ट इज ऑब्वियसली, अगर उसको बहुत सिंपली अगर क्लासिफाई कर दिया जाए, इट इज हाँ, एंड तो लॉन्ग फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट दोनों में मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। वीडियो पॉडकास्ट नहीं, अभी तक जब पॉडकास्ट शुरू हुआ था तो इट वाज मेजरली एन ऑडियो थिंग। पॉडकास्ट का पर्पस ही वही था, ऑडियो है। तो मैं अब जब किसी को बताता हूँ कि मेरा एक ऑडियो पॉडकास्ट है, तो वो कहते हैं वीडियो कहाँ है। तो अब वो एक वीडियो की चीज बन गई है एकदम से, हालांकि ऐसा था नहीं। अंटिल रिसेंटली ऑडियो पॉडकास्ट ही पॉडकास्ट होता है। 5-6 मंथ्स से ज्यादा देख रही हूँ, जब से सेलिब्रिटीज ने इंटरव्यूज शुरू करे पॉडकास्ट में, तो वो एक पॉडकास्ट का क्रेज ज्यादा है, वीडियो चीज बन गई है। हाँ, बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज, so they can use that. हाँ, but a common man doesn't have those kind of resources. मुझे ऐसा लगता है मेरा फोकस जो पॉडकास्ट बनाने का था वो कि अगर मैं लंबा एपिसोड भी बनाऊं, ऐसा कि कोई बंदा मसलन कोई मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है या कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, उसने बस ईयरफोन्स लगाए, उसको कुछ देखना नहीं है,
वो सिर्फ सुन रहा है, तो एक डायमेंशन से आपका जो है वो इंटरेक्शन है, ये मेरा जहन में था। लेकिन अब लोगों को वीडियो भी चाहिए, ऑडियो भी चाहिए, दे वांट टू बी कंप्लीटली एंगेज्ड, इजी इन देयर पॉकेट में, पाम टॉप्स लेके घूम रहे हैं हम फोन के नाम पे। बिल्कुल। तो सब कुछ ख्वाहिशें बढ़ गई हैं जी, बिल्कुल। क्योंकि बुक किताब पढ़ना बहुत मुश्किल है, अब सुनना आसान लगता है। मतलब ऑडियो बुक्स मुझे ज़्यादा सही लगती है। जैसे आपने बोला ना, मेट्रो में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, हाउ कैन यू कैरी अ बुक एंड रीड? बहुत मुश्किल ना, जहन में इतनी ताकत भी नहीं रहती। लेकिन वो दो चाहिए ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप ऑडियो विजुअल है, तो आप सिर्फ ऑडियो क्यों नहीं रखते? आपको उसमें विजुअल ऐड करने की जरूरत ही क्या है? ये मुझे नहीं समझ में आता। हालांकि अब चाहिए तो मैं भी इस तरह का कंटेंट क्रिएट करने का सोच रहा हूँ कि अब वीडियो भी इंक्लूड करें, बिकॉज देयर इज ऑडियंस फॉर दैट। राइट, ऑडियंस है, ऑडियंस का तो मूड चेंज होता हर तरह का है ना इंसान। हाँ, अभी वापस से क्लब हाउस पे चले गए थे, जो इस तरह ए टैप पे चले गए थे ऑडियो पे, तो कोई भी शायद नई चीज आती है जो फैसिनेटिंग लगती है तो देखते रहते हैं, फिर बहुत जल्दी स्विच भी कर लेते हैं। सही है ना, तो ये चीज़ है। तो मतलब आपने बताया कि डेंटिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट नहीं था, देन अब राइटिंग पे अगर हम आए तो अच्छा लिखने के लिए कहा जाता है अच्छा पढ़ना जरूरी है, तो आप किसको पढ़ते हैं? मतलब हम तो जिसको पढ़ते हैं वो पढ़ के सुना देते हैं मोस्टली। राइट। वरना मैंने मीर तकी मीर को थोड़ा बहुत पढ़ा है, गालिब को पढ़ा है पुराने शोरा में, और नए शोरा में आई थिंक फराज को बहुत पढ़ा है। एक ज़माने में जॉन एलिया को बहुत पढ़ रहे थे, लेकिन वो जब से सरकार जॉन वाला मामला हो गया तो फिर हम दूसरे शोरा को पढ़ने लगे। मुस्तफ़ा जैदी को पढ़ा है, निदा फाजली को पढ़ा है, बशीर बद्र को पढ़ा है। कोशिश की है कि मतलब पढ़ा तो आपने। आई थिंक फराज बहुत स्पेशल है, जिसका टच आपकी शायरी में भी रह गया हो सकता है, होगा। हाँ, मैं खुद तो नहीं कह पाऊंगा, शायद पढ़ने वाला कह सकता है। लेकिन हाँ, फराज को मैंने जिस वक्त हम बड़े हो रहे थे, फेसबुक जब शुरू में आया ही आया था, उस ज़माने में जो अभी जॉन का हाल हुआ है ना, वो उस ज़माने में फराज का था। हर चीज़ में वो फराज का नाम जोड़ देते थे, और फराज की शायरी बहुत पॉपुलर थी। गालिब का भी एक दौर आया। गालिब का दौर तो खैर पुराना है, हमेशा से रहा। अभी अपना जनरेशन का अगर बात करें, मतलब वायरल वाला बहुत शॉर्ट, मतलब हर चीज पे लिख देते थे ना, जैसे शेक्सपियर। हाँ, वो गालिब नहीं, लेकिन उनकी तो एक्चुअल शायरी को ही पॉपुलर किया जा रहा था इंटरनेट पे, तो इसलिए उनका कलाम ही मैंने ज़्यादा पढ़ा। तो उनका है भी काफ़ी रोमांटिक सा है और काफ़ी सिंपल भी है, बहुत इट्स वेरी टचिंग, तो अच्छा लगता है वो कलाम, तो शायद उसका असर रहा होगा। ओके, सो आप कहाँ रहते हैं? मतलब कहाँ से है आपकी बिलोंगिंग? मैं रहता हूँ इंस्टाग्राम पे लेकिन उसके अलावा मैं भोपाल में रहता हूँ और ट्रैवल करता रहता हूँ। आपकी मोहब्बत है, आपने बुला लिया तो हमने नहीं, आपकी मोहब्बत है, आप आ गए तो भोपाल में मतलब मुशायरा और ये कैसा सीन है? मतलब ठीक है, बहुत आउटस्टैंडिंग तो नहीं है। कल्चरली रिच कहेंगे क्या हम भोपाल को? एक ज़माने में तो बहुत था जी। एक ज़माने में भोपाल के मुशायरे मशहूर थे कि भोपाल में मुशायरा पढ़ना, जो पढ़ सकता है या पढ़ता है, ही इज़ अ पॉपुलर पर्सन। हाँ, अदबी मुशायरे अच्छे होते हैं, अभी भी होते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं पता भोपाल का ही सिर्फ ये हाल है, बाकी जगहों का मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन जनरली अदब से लोग थोड़ा सा दूर हो गए, तो इसलिए अब वो स्पोकन वर्ड वगैरह ज़्यादा चलता है, मुशायरे कम चलते हैं जी। बिकॉज वही वाली बात है, फुल टाइम कर नहीं पाते हैं शायद, मुझे मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, और फिर उसके बाद जो यंग जनरेशन आती है वो जिस तरह से करवा ले। तो अभी स्पोकन पोएट्री वाली इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है क्राफ्ट में। सही नहीं, ऐसे ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा नहीं, मेहनत की बात ये भी है कि आपने इतनी मेहनत की अपने क्राफ्ट पे, और अगर आपको उसको अप्रिशिएट करने वाला कोई ना मिले तो फिर आपको बुरा लगेगा ना, कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता ये क्या है, फाइलातुन है या फैलुन है या क्या है, क्योंकि किसी के समझ में नहीं आ रहा। राइट, तो वही है कि स्पोकन पोइट्री इज इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड इजी टू क्रिएट ऑल्सो। मतलब इसमें शायद मैं भी गजल नहीं कह पाती हूँ, तो मतलब उसमें टेक्निकलिटीज ज्यादा हैं, तो आपने आजाद नज्म कह के कुछ भी सुना दिया, ऐसा कर देते हैं अमूमन लोग, आई नो, तो बट वो चीज़ मुशायरों में शायद एक्सेप्टेड ना नहीं होती। हाँ, तो वो मे बी। लेकिन मुशायरा जनरली मैं बहुत सारे शायरों को जानता हूँ, यूपी के, दिल्ली के, खासतौर से नॉर्थ इंडिया के, बिहार के और एमपी के भी कुछ हैं जो अच्छी गज़ल कह रहे हैं, अच्छी नज़में कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट उस चीज़ को फुल टाइम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो एज अ शौक तो कर रहे हैं, आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, दिल्ली भी आते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वापस फिर अपने काम पे लग जाते हैं। फुल टाइम करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, वो फुल टाइम करना मुश्किल है, तो फुल टाइम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वही है ना, पैशन प्रोफेशन ना बने तो फिर वो। हाँ, वैसे भी आर्ट जो है ना, वो अगर कॉमर्स से बहुत ज़्यादा जोड़ दिया जाए तो वो आर्ट नहीं बचता, कमर्शियल हो जाता है। राइट। तो ये भी एक अलमिया है
लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट में घुस जाएं तो आर्ट वैसे आपकी छूट जाती है, तो बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है। तो और आप बताइए कुछ जो अभी चल रहा हो लाइफ में, आपका कोई लेटेस्ट प्रोजेक्ट आई थिंक उर्दू दान पे ही थोड़ा सा और मैंने रिसेंटली थोड़ा फोकस करके एडिंग सम वर्टिकल्स टू उर्दू दान, मतलब आप उसको कुछ ऑफलाइन में शिफ्ट करने का सोच कुछ चीज़ें हैं। हाँ, ऑफलाइन में जैसे कुछ मर्चेंडाइज का सोचा हुआ है। वेबसाइट एक बन गई है इसकी, आप जाके देख भी सकते हैं, urdudan.in ही नाम है उसका। उसके अलावा इसमें पॉडकास्ट तो खैर था ही, पॉडकास्ट में नए तरह के एपिसोड्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, urdudan.in पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे, ख़ास तौर से 2 कोर्सेज, उर्दू स्क्रिप्ट के कोर्सेज हैं और उर्दू की जो ये शायरी की जो बहर होती है, ये कोर्स है। तो दोज आर 2 थिंग्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट आई वुड से, जो आई थिंक यहाँ पे मैं अगर ऑनलाइन पहली बार अगर अनाउंस करूँ तो आई एम प्लानिंग अ सोलो शो, ताकि जहाँ पे भी मैं जाके परफॉर्म करूँ तो वो बाकी सोलो शोज से ऐसे डिफरेंट होगा कि बाकी जगहों पे लोग अपनी पोइट्री भी सुनाते हैं और स्टोरी टेलिंग भी करते हैं, स्टोरी टेलिंग। तो मैं उसमें स्टोरी टेलिंग नहीं करूँगा ज़्यादा, मैं उसमें जो पुराना कलाम है, मैं ये चाहता हूँ कि जो पिछले 200-300 सालों में लिखा गया है अच्छा कलाम, जो शायद आपसे मिस हो गया हो, वो मैं आपको स्टेज के ज़रिए सुना सकूँ। और अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा बहुत उसका कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग मुझे वर्ड अच्छा नहीं लगता एक्चुअली। क्यों, मतलब स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग अपने आप में तो कोई चीज़ नहीं हुई ना, या तो कहानी हुई, तो आप ये बताओ कि मेरी कहानी ये है। जैसे मसलन फॉर एग्जांपल मंटो का वो है ठंडा गोश्त, तो मैं आपको आके ये बताऊंगा कि ये ठंडा गोश्त मैं सुनाने आया हूँ, या मैं आपको ये बताऊंगा मैं स्टोरी टेलिंग करने आया हूँ। स्टोरी टेलिंग क्या होता है? हर चीज एक कहानी है। कहानी है ना, तो आप कहानी का नाम बताइए। जी जी, आप उस वर्ब का नाम थोड़ी बताएंगे जो आप कर रहे हैं। जस्ट अ पर्सनल आइडिया। नहीं, हाँ पर्सनल आइडिया मेरा भी है कि एवरी मोमेंट इज अ स्टोरी। अभी जैसे मैंने आपका इंटरव्यू लिया, मैं घर जाके इस चीज को बताऊं तो ये कहानी बन जाएगी, ये किस्सा एक कहानी बन जाएगा, है ना। तो वो तो हर चीज स्टोरी टेलिंग है। अगर आप बेसिक लैंग्वेज में देख लो तो हर चीज स्टोरी टेलिंग। तो आप ये कहेंगे थोड़ी स्टोरी टेलिंग हो रही है, वो तो पता ही है, कहानी। हाँ, ये अच्छा आपने पॉइंट रेस किया है जी। आई गेस हमारी जनरेशन इसी में स्विच ही नहीं कर पाएगी कि लोग कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। इवन स्टोरी टेलिंग अगर हम एज एन आर्ट फॉर्म देखें तो बहुत इवॉल्व हुई है। मतलब बिल्कुल। जैसे पहले जो कहानी का हमें बताया गया था कि एक क्लाइमैक्स होना ज़रूरी है और एक ओपनिंग होना ज़रूरी है, क्लोजिंग। अब मैं देखती हूँ पर्सनल कहानियाँ भी लोग बहुत सुनाते हैं जी, जो वो स्पोकन पोएट्री और स्टोरी टेलिंग के बीच का है। मतलब उसमें कुछ फिक्शन नहीं है, एकदम सब कुछ रियल। हाँ बिल्कुल, हाँ, चल रहा है ओपन जी। हाँ जी, तो उसमें भी वो फिक्शनलाइज भी कर लेते हैं उसको। समटाइम्स दे एग्जैजरेट टू गिव दैट इफेक्ट, मतलब आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ थिंग 10 years बैक। पहले भी हाँ, पहले फिक्शन ही होता था। हाँ, इवन अगर ओरिजिनलिटी भी होती थी तो देयर वाज अ वे, लाइक इफ देयर वॉइस मॉड्यूलेशन वाज देयर, ऐसा नहीं होता था कि हम बात कर रहे हैं। कहानी जब कोई सुनाता था तो लगता था कि कहानी सुना रहे हैं। हाँ, ये चीज मैं आपको, अगर आप बात कर ही रही हैं इस बारे में, नरेशन में भी मैंने ये चीज देखी है। नरेशन इज मिसिंग नाउ, कि नरेशन में जब लोग करते हैं, क्योंकि आपने पूछा भी था, तो वो बाकायदा एक नरेशन मोड में चले जाते हैं। जैसे मैं कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल देने की, तो गालिब का ही शेर है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जब वो बंदा उसे नरेशन मोड में पढ़ने की कोशिश करेगा ना, दिले नादां तुझे हुआ, मतलब वो कुछ उसको एक्स्ट्रा एम्फसाइज करके वो फेक लगने लगता है। मतलब मैंने अपने सारे पिछले 3 साल के करियर में ये महसूस किया कि सबसे ज़्यादा अगर आप किसी से अगर टच कर सकते हैं किसी को, तो वो नेचुरल, जितना नेचुरल आप बात करेंगे, ऑर्गेनिक, जिस तरीके से आप बात करते हैं उसी तरह अपनी बात रखें। कल ही मैं एक एक्ट्रेस है, उनका नाम भूल रही हूँ, उनका मैं पिक्चर का सीन देख रही थी और वो ऐसा लग रहा था कि पॉडकास्ट है। इट वॉज दैट रियल अच्छा। कि वो बता रही हैं कुछ, और ऐसा आजकल पॉडकास्ट आते ही रहते हैं रील्स पे, तो मुझे लगा ये पॉडकास्ट है, एंड लेटर आई रियलाइज्ड कि ये मूवी का सीन है। तो अब आप एक्टिंग मुझे लगता है बहुत इम्प्रूव हुई है, क्योंकि अगर आप पहले की मूवीज देखेंगे तो वो लगता था दैट दे आर एक्टिंग, बट नाउ वो रिक्वायरमेंट भी यही थी, वो लोग भी यही चाहते थे। अब लोग रियल चाहते हैं। बहुत अच्छे हैं कि अब छोटे-छोटे, अब आप कुछ बोलोगे नहीं, आपके फेस एक्सप्रेशंस कैद हो जाएंगे कैमरे में, इतने अच्छे कैमरास हैं। आप पाकिस्तानी ड्रामा देखो, अगर पहले शायद रिसोर्सेज नहीं थे तो उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता होगा, मे बी वी वर नॉट देयर। हाँ, प्रोबेबली। तो अब आपको कुछ सुने बिना तो हम जाने नहीं देंगे,
कॉन्वर्सेशन सुना उधर ही देता हूँ। रहेगी। आप अपना भी सुना सकते हैं या फिर आपका कोई बहुत पसंदीदा हो तो उससे शुरू करके फिर अपना सुना ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। मैं मेरे सामने मेरी ही गज़ल मैंने रखी हुई थी, मैं वो पढ़ देता हूँ, फिर कुछ सामने आता है तो वो सुनाता हूँ। एक ये गज़ल है, आपने पहले भी सुनी है। अच्छा। अर्ज़ है कि गुज़रे हुए वक्तों का निशां था तो कहाँ था, कहाँ था, गुज़रे हुए वक्तों का निशां था तो कहाँ था, हमसे जो नेहा है वो आया था तो कहाँ था, कहाँ था। इस तरह लिपटती है उदासी के ये सोचें, इस तरह लिपटती है उदासी के ये सोचें, दो पल की खुशी का जो गुमा था तो कहाँ था। बस्ती का तकाजा है कहीं हैं तो कहाँ हैं, बस्ती का तकाजा है कहीं हैं तो कहाँ हैं, मजनू का बयाबा में मकां था तो कहाँ था, तो कहाँ था। अब सोचते हैं बैठ के गुलशन की फ़ज़ा में, अब सोचते हैं बैठ के गुलशन की फ़ज़ा में, सहरा में हमारा जो मकां था तो कहाँ था। वाह, बहुत उम्दा। पीरी है बुजुर्गी है बुढ़ापा है कि क्या है, पीरी है बुजुर्गी है बुढ़ापा है कि क्या है, इस कर्ब में रहना कि जवां था तो कहाँ था, तो कहाँ था। आमिर को हम ही ढूंढ के लाए हैं बमुश्किल, ये आपकी नज़र है, आमिर को हम ही ढूंढ के लाए हैं बमुश्किल, कहते हैं वो पहले से यहाँ था तो कहाँ था। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। एक आपकी वो मुझे याद है, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो बताइए। तू टूटता तू सूरज है तुझे चमकना होगा, इस तरह की कुछ। तुझे चमकना होगा, अच्छा हाँ वो अच्छी। मैं ज़रा सोच लेता हूँ। आजकल याद नहीं रहते अपने कलाम, ये भी एक सोशल इशू है। नहीं, मेरे साथ तो इसलिए और ज़्यादा होता है क्योंकि मैं इतना कलाम पढ़ता हूँ कि वो सब उसका एक मेयोनेज़ बन जाता है मेरे दिमाग में। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आजकल कुछ नई जनरेशन कह रही है कि अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर वो हमारे लिखने में दिखने लगेगा, हमें याद नहीं रहता है कि हमने ये पढ़ा है या ये हमारा ही थॉट है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं समझा नहीं, पढ़ेंगे मतलब सपोज मैंने 10 किताबें पढ़ ली, फिर मैंने 11वां कुछ लिखा, तो हो सकता है मैं कॉपी कर लूँ अनकॉन्शियसली। हो सकता है, लेकिन वो आपका जो आपको देखिए अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करनी है। इट मस्ट बी इंस्पायर्ड, आई गेस। हाँ, ओरिजिनल इंस्पिरेशन भी तो होता है ना, क्योंकि जितना अंदर आपके बेसिकली इनपुट जाएगा वो आपके प्रोसेसेस को ना सिर्फ इम्प्रूव करेगा बल्कि उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा वो प्रोडक्ट आप हैं, कि आपने उसको क्या देखा। वही ख्वाब कई लोग देखते हैं, आपकी ताबीर क्या है ये मैटर करता है। जैसे खाना बनाते हैं वही, या तो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे मैं ओरिजिनल रेसिपी बनाऊंगी या बनाऊंगा। अच्छा, मैं आपको एक ताज़ा गज़ल सुनाता हूँ, चलिए आप सुनाइए, कह रही हैं तो। छोटी बहर की गज़लें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। दर्द दिल है न फ़लसफ़ा मेरे पास, दर्द दिल है न फ़लसफ़ा मेरे पास, दाल रोटी की मसला का दाल रोटी का मसला मेरे पास। दोबारा पढ़ता हूँ। दर्द दिल है न फ़लसफ़ा मेरे पास, दाल रोटी का मसला मेरे पास, पास मेरी भी है तेरी ही दुआ, पास मेरी भी है तेरी ही दुआ, काश होता तेरा खुदा मेरे पास, काश होता तेरा खुदा मेरे पास। और ये सब एक्सपर्ट्स की नज़र के ज़र दिलाती है हमको बेवतनी, ज़र दिलाती है हमको बेवतनी, पर नहीं कोई बैठता मेरे पास, आ गई तो आ ही गई, आ गई तो आ ही गई, रह गया एक रब्बना मेरे पास, एक पल न रोक सका, एक पल न रोक सका, वक्त मेरा था कब मेरा मेरे पास। और फिर शेर है कि तुम परीज़ाद हो मैं आदम हूँ, तुम परीज़ाद हो मैं आदम हूँ, ऐसे बेसुध ना बैठना मेरे पास, मेरे पास। बहुत उम्दा, ऐसे बेसुध ना बैठना मेरे पास। बस यही कुछ अशार इसमें थे। बहुत उम्दा। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, मुझे लगता है अभी आप जब दूसरों का इतना पढ़ते हैं ना, लोगों को आपकी ये साइड अभी इतनी नहीं पता चली है। हाँ, मैंने अभी नहीं तो यू विल बी लव्ड मोर और लव्ड लेस, आई डोंट नो। नो नहीं, मोर, इट इज वेरी गुड, थैंक यू। इट इज जस्ट दैट यू नीड टू फाइंड योर ओन ऑडियंस, फाइंड माय ऑडियंस, राइट। दैट इज एक्चुअली ट्रू। मुझे लगता है हर बंदे को अपनी ऑडियंस ढूंढना चाहिए।
जिसको क्योंकि हम ऑडियंस के अकॉर्डिंग अगर बनाएंगे फिर आपकी बात की इंडिविजुअलिटी चली जाएगी, तो इट्स सही बात। बेटर कि थोड़ा सब्र के साथ काम करते रहे, सही बात। सही लोग मिल जाएंगे। तो अभी आपका क्या प्लान है, मुशायरे ही करने हैं आगे या फिर ये जो एक तो मैंने सोलो शो का बताया आपको, जी, जी, तो वो प्लान मैं कर रहा हूँ। बाकी कुछ ब्रांड कोलैब्स वगैरह आ रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम के लिए ही, तो उसका सोचा हुआ है कि उसमें थोड़ा कंटेंट को मॉडिफाई उस लिहाज से शायद करें, कुछ करें। और इवेंचुअली ये मुशायरा, जी आप मुशायरा करेंगी तो बुलाना हमें। इंशाल्लाह। जी, तो आप कोई ऐसा लेसन जो बच्चों को दे सके, बच्चे देख आजकल रहे के हैं। बच्चे नहीं, मतलब हम, अब मैं आपको ओल्ड नहीं कह रही हूँ, जेनजीज मेरे लिए भी Gen Zs, बच्चे हैं। सही है। एनी लेसन to be a good reader or to be a good writer, any tips you want to share so that we can wrap up this session? आई थिंक इंस्टाग्राम से बाहर निकले। हालांकि मैं इंस्टाग्राम पे ही हूँ, जी। लेकिन अपना टाइम उस पर लिमिटेड रख के, इफ़ यू मैं मतलब यहाँ पे किससे मुखातिब हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं किसी राइटर से बात कर रहा हूँ तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि यू हैव टू रीड एज मच एज यू कैन। तो उसके लिए आपको ये टुनटुना छोड़ना पड़ेगा, जैसे हमारी अम्मा कहती हैं। जी, और दूसरा, इफ़ यू वांट टू बी अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, राइट, हाँ, तो that's उसके लिए भी आपको आई थिंक देयर आर पीपल हु अप्रोच मी कि आप रेडियो जॉकी कैसे बने या ये सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ। तो लोग अक्सर कहते हैं नहीं वो तो आवाज़ होती है। आई थिंक आवाज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंदाज़ होता है, और अंदाज़ जो है वो सीखने वाली चीज़ होती है कि आपको धीरे धीरे अच्छे लोग, जैसे मैंने नाम लिया भी था, नसीरुद्दीन शाह हुए या अमिताभ बच्चन हुए, ज़िया मोहिउद्दीन हुए, जो आपको पसंद यही आता है। रीज़न है कि जो आप थिएटर आर्टिस्ट से जब बात करेंगे आपको खुद लगेगा कि पूछ लें कि आप थिएटर आर्टिस्ट हैं। मतलब अमूमन मैंने देखा है बहुत अच्छा बोलते हैं। जी बिल्कुल, मैंने नहीं किया थिएटर। हाँ, आपने नहीं किया है, मतलब तो आपने वैसे सीखा है शायद, लेकिन ऑर्गेनिकली। मुझे करना चाहिए था। अभी भी अगर मौका मिले तो मैं करूँगा। इवन आई विल। हाँ, क्योंकि सीखने का कोई लेकिन दाल मौका- रोटी का मसला है। दाल रोटी का मसला है। अगर तो ना अब हो, जो कर सकेंगे वो कर लेंगे सकेंगे। इंशाल्लाह। जी। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अच्छे मुशायरे में। बहुत शुक्रिया शारिका मुझे इनवाइट करने के So लिए। guys, you were listening Amir Azhar with Sharika Malik. See you in next episode.